गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 14 अगस्त होगा वो अब से हर साल पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हम अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं 1947 के टाइम पे जो पार्टीशन की मेमोरीज़ हैं उसको हम दोबारा से एक तरह से रिवाइव कर सकें, और जो सेक्रीफाइस किया है हमारे लोगों ने उसको हम याद रख सकें। तो अब इससे रिलेटेड आपका एक तो टॉपिक बनता है कि टू नेशन थ्योरी, जिसने कि पार्टीशन को जो है आइडियोलॉजिकल ग्राउंड दिया, वो क्या है। ठीक है, टू नेशन थ्योरी जो है वो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने जो है बनाई थी। ठीक है, वो सबसे पहले उन्होंने एडवोकेट किया था कि इंडिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है और ये कंट्री नहीं है, इसमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स रहते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो उन्होंने इसको टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले बल दिया था, और उसकी वजह से ही उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर जो है हिंदू रिवाइवलिज्म, मुस्लिम रिवाइवलिज्म, ये सारी जो चीज़ें जो बाद में कम्युनलिज्म आया है, वो ब्रिटिश ने सर सैयद अहमद खान जी का रोल का जो है यूज़ करते हुए टू नेशन थ्योरी को जो है वो इंडिया में प्रोपाउंड किया, और उसको बढ़ाते बढ़ाते वो इतना बढ़ा दिया कि इंडिया की जो है वो आगे पार्टीशन हो गई। ठीक है, जो टू नेशन थ्योरी थी वो पार्टीशन का आइडियोलॉजिकल सपोर्ट बेस था, उसी से ही पार्टीशन की बातें उठनी शुरू हुई थी। ठीक है, तो अब ये व्हाट लेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश की हमेशा से थी। फिर ये टू नेशन थ्योरी ने आइडियोलॉजिकल ग्राउंड दिया, तो उनको जब दिखा कि हाँ अब ये इनमें आपस में क्लीवेज है, इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको हम जो है इनमें लड़ाई करवा सकते हैं, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करी। फिर जो है धीरे धीरे जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर मुस्लिम लीग को बनाना, सेपरेट इलेक्टोरेट, जिन्ना का ये जो है लाहौर सेशन में बोलना कि हिंदूज़ और मुस्लिम एक कंट्री नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से जो है इंडिया का पार्टीशन हो गया। ठीक है, तो आपको खुद भी देखना है क्वेश्चन के बारे में, इसको सोचो कि पार्टीशन के बारे में एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट लेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया, और क्या जो है पार्टीशन जो है उससे हमको क्या सीखने को मिला, कि क्यों हुआ वो, क्या आइडियोलॉजिकल जो है वो ऐसा क्या हो गया था जो है हमारी सिचुएशन में, आइडियोलॉजी की सिचुएशन में, कि जो है इंडिया का पार्टीशन करना पड़ा। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। सो पीएम मोदी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ऑन 14th August that we will be observing the partition horrors remembrance day every year from now on 14th August. So we want to revive our memory of the struggles and sacrifices made by our people on this very day, which is the 14th August, because it was the day when Pakistan was founded. And this partition was premised on the ideological foundations of the two nation theory, which was advocated and or propounded by Sir Syed Ahmad Khan, who was the first exponent of this theory. Okay, so this two nation theory was built by Sir Syed Ahmad Khan. Of course, British were instrumental in cooking up this two nation theory, and they used Sir Syed Ahmad Khan to create this two nation theory in the country in Indian politics at that time. Okay, so this two nation theory basically served as the instrument for all the events which happened, or which all the misunderstandings which happened between Hindus and Muslims, and this served as the fulcrum of communalism in India. Okay, so after this two nation theory, several political activists or the freedom fighters which were earlier fighting together, but they later on fought against each other, and the British got better of Indian freedom struggle activists. Okay, so there were several events which happened after this two nation theory was propounded, and this all of this culminated finally into the partition of the country on 14th August, when the Pakistan was founded from India. Okay, so there are several events, like I've marked it here, what led to the partition of India. I've marked several events which were instrumental in the symptom. Partition was the symptom.
Disease was this two nation theory and the events which were planned meticulously by the British government against Hindus and Muslims. Okay. So now let us see the next topic which is PM गति शक्ति मास्टर प्लान. तो PM मोदी जो है उन्होंने आपको पता है कि 15 अगस्त को जो रेड फोर्ट से अनाउंस किया है कि 100 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो उन्होंने अनाउंस किया है और ये PM गति शक्ति मास्टर प्लान है. ठीक है, अब ये 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है और हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उनकी ग्लोबल प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए इसको जो है वो लॉन्च किया जा रहा है. न्यू फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे इंडिया में ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स दोनों ही बढ़ सके. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो है ये PM गति शक्ति मास्टर प्लान, नेशनल हाइड्रोजन मिशन और सैनिक स्कूल्स को गर्ल्स के लिए ओपन करने का भी जो है वो अनाउंसमेंट जो है PM मोदी ने की है. तो ये जो PM गति शक्ति मास्टर प्लान है, जो तो लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उन्हें उनको ध्यान में ज़रूर होगा कि ये कहाँ से आया है. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन से लेके इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है ये प्लान की गई है. ठीक है, तो ये आपको पता है ना कि बॉटम अप्रोच, इसमें बॉटम अप अप्रोच यूज़ की गई थी. ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, चाहे वो ग्रीन फील्ड हो चाहे वो ब्राउन फील्ड हो, जो कि 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं और जिनको बनाना ज़रूरी है. तो ठीक है, तो इसके अंदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर 111 लाख के करोड़ के जो हैं प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं और गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहती है. ठीक है, तो इसको जो है एक तरह से समझ लो आप PM गति शक्ति मास्टर प्लान का जो है वो नाम दिया गया है. ठीक है, PM गति शक्ति प्रोजेक्ट का नाम दिया गया. तो जो ये एक फाइनल रिपोर्ट थी जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए पाइपलाइन के जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, उन्होंने जो है 111 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो आइडेंटिफाई किए थे जो कि इस 5 सालों में 2020 से 25 के बीच में जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं. ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनर्जी सेक्टर के अंदर वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाने वाले हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. PM गति शक्ति मास्टर प्लान. सो PM मोदी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दिस PM गति शक्ति plan and it is a 100 lakh crore infrastructure plan which he has announced from the ramparts of Red Fort of India. So this plan aims to build infrastructure worth 100 lakh crores in the country. Okay. So this will be helpful because it will help raising the global profile of our local manufacturers as well as it will be developing new future economic zones. It will help our manufacturers and as well as increasing the exports from our country. Okay, so this national infrastructure pipeline it's a whole of government exercise to identify all such projects which are worth more than 100 crore rupees, and the government wants to combine all such projects in this national infrastructure pipeline, and the government will implement these projects with the help of states as well as private sector. Okay. So most of the projects are in the energy sector. Almost 24% of the projects are in energy sector, and there are several other projects also. Like 18% of the projects are related to road, 17% are in urban areas, and railways constitute 12% of the projects which are identified by this national infrastructure pipeline. ओके, सो जैसे जैसे जो है आपको पता है कि अभी ये PM गति शक्ति मास्टर प्लान जो है ये अनाउंस हुआ है, इसकी डिटेल जैसे जैसे सामने आती रहेगी हम इसको करंट अफेयर्स में कवर करते रहेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया. तो आपको पता है 4 वेटलैंड साइट्स जो हैं वो अब और जो हैं वो ऐड हो गई हैं इंडिया की तरफ से. तो टोटल ऑफ 46 रामसर वेटलैंड साइट्स इंडिया में हो गई हैं. तो गुजरात की थोल और वाधवना और हरियाणा की सुल्तानपुर और भिंदावास जो है इन चारों को जो है वो रामसर कन्वेंशन साइट जो है वेटलैंड साइट्स जो इंडिया में है उनमें ऐड कर दिया गया है. ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ देम जो है वो बर्ड साइट्स हैं. ठीक है, जैसे कि अब ये भिंदवास जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हरियाणा की, यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज़ मिलती हैं. ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है. सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो भी हरियाणा में. ठीक है, वहाँ पर भी जो है विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको. ऑलमोस्ट 220 स्पीशीज़ हैं उनकी. फिर जो थोल
लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात की है, वहाँ वो तो बल्कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, मतलब कि यहाँ से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जिस रूट से जाते हैं उसमें ये पड़ता है ये एरिया, और 320 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। फिर वाधवाना जो है वेटलैंड इन गुजरात, वो भी जो है इन्हीं के लिए फेमस है, माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 80 स्पीशीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। तो ये रामसर कन्वेंशन है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट ट्रीटी है। तो रामसर कहाँ पर है? ईरान में, आपको पता ही है, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन साइट्स जो हैं, रामसर कन्वेंशन जो है जो वो 1975 में इन्फोर्स हुआ था, साइन किया गया था इसको 1971 में, और इसका ये बड़ा लंबा सा नाम है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज वाटरफाउल हैबिटेट। ओके, तो इसके 3 फलक्रम हैं, 3 पिलर्स हैं कन्वेंशन के। एक तो वाइज यूज करना वेटलैंड्स का, दूसरा है इफेक्टिव मैनेजमेंट करना उसकी, तीसरा है इंटरनेशनली अच्छे से कोऑपरेट करना, ठीक है। तो इंडिया में अभी टोटल जो है इन 4 को मिलाने के बाद जो है 46 रामसर कन्वेंशन साइट्स हो चुकी हैं इंडिया में। और वर्ल्ड की सबसे पहली जो रामसर साइट थी वो वी पेनिनसुला था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आई एम सॉरी, ये वी गलती से लिखा गया, कॉर्बो है नाम है इसका, कॉर्बो। इसको आपको मैं पीडीएफ में इसको जो है वो जो है एडिट करके आपको डालूंगा, ठीक है। तो कॉर्बो नाम से जो है वो साइट है ऑस्ट्रेलिया की, वो सबसे पहला जो है वो जो है आइडेंटिफाई किया गया था 1974 में, और वो जो है सबसे पहली वर्ल्ड की साइट बनी थी, ठीक है। तो जो है सबसे ज़्यादा जो रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम में है, 175 वहाँ पर टोटल साइट्स हैं। मैक्सिको में 142 साइट्स हैं। और जो रामसर कन्वेंशन है, याद रखो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, और ये ना तो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है और जो है यूनेस्को सिस्टम का भी पार्ट नहीं है, ठीक है। सो now let us see this topic in English. Ramsar wetland sites in India. So 4 sites have been identified in India and they have been added to Ramsar Convention, and these sites are 2 from Haryana and 2 from Gujarat. Okay, so all of these sites are mostly wetlands, of course, which are related to migratory birds. Okay, so like these both which are in Haryana, they are also related to migratory birds, and these 2, Thol Lake and Vadhwana wetland in Gujarat, they are also part of the migratory bird species sites. Okay, so this Ramsar Convention, it was signed in 1971 in the Iranian city of Ramsar, but it came into force in 1975. Okay, and this name, the official name of this convention is Convention on Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat. And there are 3 pillars of this convention. The first one is wise use of these wetlands. The second one is effective management of wetlands, and the third one is cooperation, international cooperation on the transboundary wetlands. Okay, so total there are 46 Ramsar sites in India, and this convention is not legally binding, and and it is important to remember that this convention is not part of the United Nations as well as the UNESCO system of environmental conventions and agreement. So now let us see the next topic, which is vehicle scrappage policy. जो पीएम मोदी हैं, जो आपको पता ही है, उन्होंने अनाउंस की है ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ताकि जो पुराने और अनफिट व्हीकल्स हैं उनको जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में जो है वो हम स्क्रैप कर सकें। तो ये पॉलिसी जो है, इसमें क्या हो रहा है कि जो 10 साल से पुराने जो आपके कमर्शियल व्हीकल होते थे और जो 15 साल से पुराने जो आपको पैसेंजर व्हीकल होते हैं, उनको जो है फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ा करेगा, ठीक है। तो ये जो है जब वो 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे कमर्शियल व्हीकल के कंटेक्स्ट में, 15 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे पैसेंजर व्हीकल के कंटेक्स्ट में, तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी लेना पड़ेगा। अगर तो वो ले लेते हैं, उनको वो मतलब उनका जो व्हीकल है वो फिट है, तो वो जो है 5 साल के लिए जो है वो एक बार, पैसेंजर व्हीकल का कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, 5 साल के लिए वो एक बार दोबारा रिन्यू हो सकता है, ठीक है। उसके जो है, और जो कमर्शियल व्हीकल है वो जो है उसको हर जो 10 साल के बाद जब वो रिन्यू होगा तो उसको हर 2 साल के बाद ये मैंडेटरी टेस्ट, अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है और जो पैसेंजर व्हीकल के कंटेक्स्ट में उसको हर 5 साल में जो है वो कराना पड़ेगा। और अगर वो जो है फिटनेस टेस्ट जो है वो जो व्हीकल वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, उसकी री रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए गए हैं, ठीक है, ताकि जो लोग अपने ओल्ड व्हीकल्स हैं उसको स्क्रैप करवाएं। तो उसके लिए क्या किया है कि जो आपका एक्स शोरूम प्राइस है जो न्यू व्हीकल का,
उसका 4 से 6% जो है आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू जो आपके ओल्ड व्हीकल की आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं ली जाएगी अगर आप जो है वो न्यू व्हीकल परचेज करते हो, ठीक है। और अपने पुराने व्हीकल को आप जो है वो अगर स्क्रैप करवा देते हो और न्यू व्हीकल परचेज करते हो तो आपकी जो है सर्टिफिकेट दिखाने पे कि आपने पुराने व्हीकल को जो है वो स्क्रैप करवाया है तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो नहीं लगेगी। फिर और कंसेशंस देने को कहा है, जैसे मोटर व्हीकल टैक्स पे कहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो भी आपको जो है 25% या जितना भी कंसेशंस देंगी, डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट्स कितना अनाउंस करेंगी, इसमें सेंटर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। फिर जो है न्यू व्हीकल जो परचेज होंगे उसमें आपको 5% तक का डिस्काउंट देने की बात भी की जा रही है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। सो पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड दिस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी. We have already discussed this vehicle scrappage policy when Union Minister of Roads, Transport and Highways, Nitin Gadkari ji, announced this policy, and now this has been formally launched. So what is being changed is that earlier the passenger vehicles had to undergo a fitness test after 15 years of incorporation, as well as the commercial vehicles, they had to undergo a fitness test after 10 years of their registration. But now what will happen is these vehicles, they will have to, like in case of passenger vehicles, after the 15 years they will have to go for a mandatory fitness certification or test. If it qualifies that test, then this passenger vehicle will be registered for 5 years, and after 5 years it will have to undergo another test. If it fails, then this vehicle will have to be scrapped. Okay, so several incentives have been announced, like 4 to 6% of ex-showroom price of new vehicle will be given if you decide to scrap your old vehicle. There will be zero registration charges if the person is purchasing new vehicle after getting the old vehicle scrapped. There will be the government, of course, the central government has asked or suggested the state governments, as you know, that central government cannot arm twist the state governments in this contest, but they have suggested the state government that they should offer concessions on motor vehicles tax if a person has scrapped its own old vehicle. Okay, but of course this will vary from state to state, as some states may not accept this suggestion and some states may accept this suggestion. Okay, so, and the fourth one is vehicle manufacturers have been asked that they shall provide 5% discount on purchase of new vehicles if the person is presenting them with a certificate of deposit of old scrap basically scrappage certificate. Okay, so now the next topic is flag code of India. तो रिसेंटली जो है आपको पता है कि फ्लैग जो है उसके बारे में जो बहुत सारी बातें चल रही हैं, खासकर जो है नेगेटिव बातें ही चल रही हैं जब ये इंडिपेंडेंस डे के आसपास, ठीक है। तो जो है फ्लैग की जो है अगर जो हम डिग्निटी है उसको वॉयलेट करते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है उसको इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेशन था 22 जुलाई 1947 में जो है इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था इंडिया में, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? 1947 में जुलाई 22 को, ठीक है। जो सबसे पहला नेशनल फ्लैग था वो रेड, येलो और ग्रीन स्ट्राइप्स का बनाया गया था और उसको हॉइस्ट किया गया था कैलकाटा में। उस टाइम पर कैलकाटा होता था, 1916 में जो है 1906 में हॉइस्ट किया गया था। फिर उसके बाद जो मॉडर्न फ्लैग है जो हम अभी यूज़ करते हैं वो हमारे फ्रीडम फाइटर पिंगल वेंकैया जी ने बनाया था 1921 में, और जो है महात्मा गांधी जी ने प्रपोज किया था कि रेड लाइंस जो है उसमें 2 रेड लाइंस और ग्रीन बैंड्स जो है उसको जो है चेंजेस करने को कहा था, ठीक है। प्रपोज्ड अ बेसिक डिज़ाइन ऑफ द फ्लैग कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेड एंड ग्रीन बैंड्स, ठीक है। तो उन्होंने मतलब जब पिंगली वेंकैया जी जो है उन्होंने जो फ्लैग दिखाया तो वो उसमें सिर्फ 2 रेड लाइंस और ग्रीन बैंड्स थे, ठीक है। तो लेकिन ऑफ कोर्स उस टाइम पर जो है वो उन्होंने महात्मा गांधी जी ने उस फ्लैग को चेंज करने को कहा, और फिर जो इंडिया का जो अभी करंट फ्लैग है वो पिंगली वेंकैया जी ने ही बनाया है, ठीक है। फिर उस फ्लैग को जो ट्राई कलर जो बनाया गया बाद में महात्मा गांधी जी के सजेशन के बाद, उसको हमारे कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के कराची सेशन में 1931 में उसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो आपको पता ही है ये तो बात, ठीक है। ट्राई कलर को कांग्रेस कमेटी के कराची सेशन में अडॉप्ट किया गया। अब इसके जो है हमारे ट्राई कलर के रूल्स क्या हैं
ठीक है, अर्ली रूल्स कैसे, क्या कौन से रूल्स गवर्न करते हैं हमारे ट्राई कलर को। एक तो सबसे पहले एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये दोनों जो हैं रूल्स, ये जो हैं वो इसको गवर्न करते हैं। ठीक है, अब फिर जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कहता है कि आप जो है अपने फ्लैग को इंसल्ट नहीं कर सकते, उसको फाड़ नहीं सकते, डेसिक्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेक्शन 2 जो है उस एक्ट का, वो उसमें पनिशमेंट डिसाइड करता है कि अगर कोई भी जो है ये वाले जो एक्ट्स करता है अगर हमारे फ्लैग को इंसल्ट करने के लिए, तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2002 में गवर्नमेंट फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लेके आई, जिसके अंदर थोड़ा सा लिबरलाइज किया और जो है अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्प्ले ऑफ ट्राई कलर जो है वो अलाउ कर दिया गया, लेकिन कहा कि ऑनर और डिग्निटी ऑफ जो फ्लैग है वो वॉलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लेके आया गया उसमें जो पुराने जो ये एक्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ नेशनल इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट और एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट जो है, उसको जो है रिप्लेस नहीं किया गया। प्री एग्जिस्टिंग रूल्स रहे, उसमें को रिप्लेस नहीं किया गया, लेकिन लिबरलाइज करने के लिए, फ्लैग के यूज को लिबरलाइज करने के लिए 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को लाया गया। ठीक है, so now let us see this topic in English. Flag Code of India. So like you know that during this Independence Day there were several reports regarding the misuse of or the planned desecration or insult of Indian national flag, which so these reports were in news, so that's why we are going to discuss this topic, Flag Code of India. So as you know that Indian flag, the current tricolor, which it was adopted in by the Constituent Assembly of India in July 1947, on 22nd July 1947, and so what is the history of our national flag? The first national flag, which consisted of red, yellow and green stripes, was hoisted at the Calcutta was hoisted at Parsi Bagan Square at Calcutta in 1906. But later on in 1921, the freedom fighter Pingali Venkaya, he met Mahatma Gandhi ji and proposed a basic design of the flag which consisted of 2 red and green bands. But of course, Mahatma Gandhi ji replied to him with his suggestions and tricolor was formed, which was adopted at the Congress Committee meeting in Karachi in 1931. But now let us see what are the rules which govern this display of tricolor. So the emblems and names, Prevention of Improper Use Act 1950 and Prevention of Insults to National Honor Act 1971. These two statutes regulate the use or display of our tricolor. So section 2 of this 1971 Act says that if someone violates the dignity or someone desecrates or insults the national flag, that person will be punished with the imprisonment of for a term of 3 years or with a fine, or it can be both also. So in 2002 the government decided to liberalize the use of flag and it introduced this Flag Code of India, which allowed for unrestricted display of the flag as long as the honor and dignity of the flag is not violated. Okay, so this Flag Code of India did not replace the pre-existing rules, but it merely liberalized the use of our national flag. Okay, so now let us see the next topic, which is CCAT. तो इंडियन नेवी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में, जो कि यूएस नेवी ने जो है वो शुरू की है। साउथ शुरू की है, मतलब 20th इसका एडिशन है ये। यूएस नेवी जो है वो उसको लीड कर रही है इस टाइम पर सिंगापुर में, जो है उसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो 20 अदर पार्टनर कंट्रीज़ की जो है वो नेवी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है इसके अंदर मोस्टली वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, सबसे पहली एक्सरसाइज 2002 में की गई थी और उसका उस टाइम पर नाम साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म था। तो इंडिया इसमें टाइम टू टाइम जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो मुद्दा इसमें ये है कि इसको आपको याद रखना है कि ये क्वाड का कोई इनिशिएटिव नहीं है। आपको नाम से ऐसा लगेगा कि नेवल एक्सरसाइज है, साउथ ईस्ट एशिया में हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन में हो रही है, तो हो सकता है कि क्वाड का इनिशिएटिव हो। ये क्वाड का इनिशिएटिव नहीं है, 2002 से चल रही है ये एक्सरसाइज और जो है इस बार इसको सिंगापुर में किया जा रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश।
CCAT. So Indian Navy has participated in this US Navy-led Southeast Asia Cooperation and Training Military Exercise, which is being held in Singapore, and it saw the participation of 20 other partner nations from this, mostly from this Indo-Pacific region. Of course, it is not part of the Quad initiative. It is a separate exercise which consists of Southeast Asian nations, and India has been routinely participating in this exercise, which began in 2002 as the Southeast Asia Cooperation Against Terrorism exercise. Okay, so this one is 20th exercise. The last one was conducted virtually because of the COVID pandemic, and now in this 2021 exercise, which is being conducted in Singapore, Indian Navy has also participated in that. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.